हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष कुमार यादव और फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेल डिवीज़न के साथ में। ठीक है, तो माइटोसिस में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या है और बचा हुआ माइटोसिस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं पे। तो माइटोसिस में हम लोगों ने सारे स्टेजेस खत्म कर लिए थे। इसके साथ ही हम लोगों ने डिफरेंस देखा था एनिमल सेल की माइटोसिस में और प्लांट सेल की माइटोसिस में पिछले लेक्चर में कि क्या डिफरेंस होते हैं मेजर। इसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ माइटोसिस पढ़ा था और आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से। देखिए, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस माइटोसिस का ये है कि ये क्रोमोसोम नंबर्स को कांस्टेंट बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स का जो सेपरेशन होता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ एनाफेज स्टेज, एट दैट टाइम क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सेपरेशन नहीं होता है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम का नहीं होगा। मतलब कि जैसे मैंने बताया भी था कि जो एस फेज के बाद जो डीएनए कंटेंट डबल होता है, उस डीएनए कंटेंट जो डबल होता है 4C जो होता है ना, 4C उसको 2C में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। अगर वो जरूरी नहीं होगा तो फिर पॉलीप्लाइडी कंडीशन हो जाएगी और फिर वहाँ पे म्यूटेशन का कंडीशन हो जाएगा। ठीक, तो और वो जेनेटिक स्टेबिलिटी को भी बनाए रखता है। ठीक है, वो किस तरीके से बनाता है कि जैसे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन जब होता है तो क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के दरमियान क्या होता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस या जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे कि जेनेटिक स्टेबिलिटी बढ़ती है और वेरिएशन भी बढ़ता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक, उसके अलावा और माइटोसिस कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, माइटोसिस इम्पोर्टेंट है रिपेयर में और रीजनरेशन में एपिडर्मिस की। ठीक है, तो कुछ भी जैसे वुंड होता है या फिर किसी भी तरीके का घाव लगता है आपके शरीर में, तो वहाँ पे हीलिंग में माइटोसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स जल्दी से डिवाइड करके आपके वुंड को कवर करती हैं और एपिडर्मिस को हील करती हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया माइटोसिस का। तीसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि हाइड्रा में होता है बडिंग के थ्रू। ठीक है, इसके बाद स्टेम कटिंग इज आल्सो प्रोसेस। तो इन सारे ही प्रोसेस में लाइक बहुत सारे दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, बोथ आर दीज टू इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच माइटोसिस इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन दिस। ठीक है, इसके बाद सोमैटिक वेरिएशंस when maintained by vegetative propagation can play an important role in speciation. ठीक है, again vegetative propagation is also a type of asexual reproduction. ठीक है, तो वहां पे भी माइटोसिस का important रोल होता है। अब हम लोग आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंट्रोल ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और दूसरा है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसके बारे में हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि वहां पे जो सेल की साइज को किस तरीके से ये दो फैक्टर कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल की साइज को हम लोग एज अ टर्म ऑफ माइटोसिस भी ले सकते हैं। माइटोसिस को भी किस तरीके से ये सपोर्ट करता है या कंट्रोल करता है वो हम लोग आज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो समझते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जितने भी चीजें लेंगे वो लेंगे एक क्यूब का, किसका लेंगे, क्यूब का। ठीक है, क्यूब का। ठीक, तो ये जो क्यूब का हम लोग सरफेस एरिया लेने वाले हैं उसका फॉर्मूला होता है 6L²। क्या होता है, 6L²। एल यहाँ पे हम लोग लेंथ मान सकते हैं या फिर आर्म मान सकते हैं। ठीक, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L³। क्या होता है, L³ या आर्म क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहला जो क्यूब लिया गया है, ये क्यूब शेप्ड का जो शेल्स है उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो क्यूब शेप्ड जो दिखाया जा रहा है वो सेल्स को दिखाया जा रहा है। ठीक, तो ये जो सेल लिया गया है इसका जो लेंथ था वो करीब 2 सेंटीमीटर था पहला। ठीक है, दूसरे के बाद बढ़ाया जा रहा है लेंथ को प्रॉपर अलग अलग सेल्स में। ठीक है, तो जो पहले जो 2 सेंटीमीटर था उसमें अगर सरफेस एरिया देखें तो क्या बनेगा, 2 इंटू
2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे ना सॉल्व करके मैं दूसरी जगह सॉल्व करता हूँ, सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए पहले क्या सरफेस एरिया हम लोग काउंट करते हैं, सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 6L²। तो 6 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 2 और का स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो गया, इज इक्वल टू करिए तो 6 इंटू 4, कितना हो गया 6 इंटू 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आएगी, ठीक। तो जो सरफेस एरिया की वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ठीक। वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा 8, कैसे आएगा, एल क्यूब होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, एल क्यूब, ठीक। तो एल क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का क्यूब आएगा, तो आंसर कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितना आ गया वॉल्यूम का रेशियो, सॉरी जो वॉल्यूम आया वो 8 सेंटीमीटर क्यूब आया, और सरफेस एरिया कितना है 24। अब जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3, कैसे आएगा 24:8, तो 8 से 24 कट जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे 3 आ जाएगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक। उसके जब दूसरी बार क्या हुआ, जब लेंथ बढ़ाया गया तो फिर क्या होगा, फिर से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको, ठीक। तो ये लोग रीच कर लेते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब दूसरी बार वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स अब जो वैल्यू होगी वो होगी 6 इंटू 16, 6 इंटू 16, ठीक है। 16 6 96, ये आ जाएगी वैल्यू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो अब यहाँ पे 96:64 करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कट कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ये हम लोग कट करेंगे 16 से तो 16 6 आ जाएगा, और यहाँ 16 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, अगर फिर 2 को डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो 1.5 हो गया, ठीक। और इसके बाद जैसे भी हम इंक्रीज करेंगे लेंथ की वैल्यू तो अगेन जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा और घटेगा, फिर यहाँ पे अगर बढ़ाएंगे लेंथ तो फिर और भी ज़्यादा घटेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं एक सेल की, उस हिसाब से जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो घट रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ तो प्रॉपर हो गई, बट यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3:1, कितना हो जाएगा 3:1, ठीक। एक बात तो वो हो गई, और दूसरी बात ये है यहाँ पे हो जाएगा 3:2, ठीक है 3:2, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा, जब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चीज़ समझिए तो समझ में आ रहा होगा आपको कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करें हम लोग, ठीक है, सरफेस एरिया अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, और जैसे ही सरफेस एरिया हम लोग घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक। और वो सारा डिपेंड होता है किसके ऊपर, इस आर्म के ऊपर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, सेल के पर्पस से मतलब ये हुआ कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है ये माइटोसिस को या तो इंड्यूस करेगा या फिर रिड्यूस करेगा, ठीक। जैसे कि पर्टिकुलर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। और वॉल्यूम जैसे डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया को भी कंट्रोल किया जा सकता है,
टू स्टॉप द माइटोसिस, ठीक। तो ये सारा कुछ रिकवर होता है। अब दूसरा जो है न्यूक्लियोप्लाज्मिक टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो मैंने बताया था जो इंटरफेज प्रोसेस होता है, इंटरफेज में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक। तो उन सारी चीज़ों में ये देखा था हम लोगों ने कि जो डीएनए कंटेंट था वो डबल हो गया था। तो डीएनए कंटेंट जब डबल होगा तो जैसे ये सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है, अब डीएनए कंटेंट डबल हो गया, ठीक है। अब डीएनए कंटेंट अगर डबल होगा तो न्यूक्लियस का जो शेप होगा ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो बना है वो किस लिए बना है, ताकि डीएनए कंटेंट जो डबल होगा उसको बढ़ाए, उसको टॉलरेट किया जा सके। तो ये टॉलरेशन किस तरीके से हो सकता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ा के, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का इंक्रीज होना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं माइटोटिक पॉइजन्स के बारे में, ठीक है। तो माइटोटिक पॉइजन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल ले रहे हैं अजाइड, ठीक है। अजाइड क्या करता है, ये प्रोफेज स्टेज को रोक देता है, ठीक है, प्रोफेज स्टेज को अजाइड। फिर उसके बाद साइनाइड भी जाकर के प्रोफेज स्टेज पे को रोकता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी एक प्रिवेंशन का रोल प्ले करता है, ठीक। उसके बाद है कॉल्कीशाइन क्या करता है, मेटाफेज स्टेज में रोकता है सेल डिवीजन को, और स्पेशली ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को होने से भी रोकता है, ठीक है। कैसे रोकेगा, मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को बंद कर देगा, ठीक। जिससे हम लोगों ने मेटाफेज स्टेज में देखा था कि जो स्पिंडल फाइबर्स थी वहां पे इक्वल में आ जाता था, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाती थी सारी क्रोमोसोम्स, ठीक। जैसे ये थी ना, ये पोल था, ठीक है, ये पोल था और इनके बीच में क्या था, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, दीज वर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो इन स्पिंडल फाइबर्स में बीच में यहाँ पे क्रोमोसोम्स आती थी ना, यहाँ पे, तो ये वाला रीजन था इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है। तो ये इक्वाटोरियल प्लेन में जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है यही नहीं होता है, और मेनली ये कहाँ पे यूज किया जाता है, पॉलीप्लॉइड्स को बनाने में, ठीक है, पॉलीप्लॉइड्स को बनाने में, ठीक। और कॉल्कीशाइन को कहाँ से निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज है कॉल्किकम एट्यूमिनल, ठीक है, ये प्लांट से निकाला जाता है कॉल्कीशाइन। तो कॉल्कीशाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी लैब्स में, जब भी सेल डिवीजन को रोकना होता है हम लोग कॉल्कीशाइन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉल्कीशाइन। उसके बाद मस्टर्ड गैस जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है एनाफेज स्टेज में उसको ये रोकता है, ठीक। मस्टर्ड गैस इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CO2 क्या करता है, क्रेब्स साइकिल को रोकता है, ठीक है। CO2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रेब्स साइकिल में। तो CO2 अगर होगा तो वहां पे क्रेब्स साइकिल को यह क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक। तो ये भी माइटोसिस को इस तरीके से भी रोकता है। तो दीज आर द माइटोटिक पॉइजन्स, ठीक। अब हम लोग समझते हैं माइटोजेंस के बारे में। माइटोजेंस क्या होते हैं, जो माइटोसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक। जो माइटोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं उनको बोला जाता है माइटोजेंस। एनिमल्स में बात करें तो PDGF, EGF, FGF, IL-2 these are the examples of mitogens. PDGF platelets derived growth factor, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2, इंटरल्यूकिन 2, ये सब माइटोजेंस होते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो होगा माइटोजन होगा किसके लिए, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए, ठीक। और ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होगा ये किसके लिए होगा, ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म के लिए होगा। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर किसके लिए होगा, जो भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। इंटरल्यूकिन कहाँ पे होगा, टी लिम्फोसाइट में होगा। इसके अलावा जो प्लांट्स में होता है ऑक्सीन होता है, प्लांट्स में साइटोकाइनिन होता है, दिस आर द माइटोजेंस जो कि माइटोसिस की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उनको बोला जाता है माइटोजेंस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कैंसर के बारे में, ठीक है। कैंसर, तो कैंसर क्या होता है ये समझिए पहले। कैंसर जो होता है, कैंसर एक्चुअल में क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, या तो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके बॉडी में किसी तरीके का जेनेटिकल इम्बैलेंस हुआ है, या फिर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट पड़ा है। इस तरीके से एक नॉर्मल सेल्स होती हैं
वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगती हैं, जिस वजह से क्या होता है, कैंसरस सेल बन जाता है एक नॉर्मल सेल, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या जीन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन वो जीन होता है जो कि एक नॉर्मल प्रोसेसेस को रोकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेसेस को रोकते हैं। सेल्यूलर प्रोलिफरेशन जो बहुत तेजी से होता है, उस चीज़ को कंट्रोल करता है ट्यूमर सप्रेशन जीन, ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर इनएक्टिव हो जाता है तो सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, ठीक। अब सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे प्रोलिफरेशन बढ़ गया तो डीएनए रिपेयर को करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में इनएक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक। अब इसमें इनएक्टिवेशन हो जो प्रोटो ऑन्कोजीन होगा वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जितनी भी सेल्स जो लगातार प्रोलिफरेट करती रहती है उनको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक। तो अब उनके अंदर जो प्रोलिफरेशन था वो कंट्रोल किया जा रहा था ट्यूमर सप्रेसर के द्वारा, ठीक। अब ट्यूमर सप्रेसर भी बंद हो गया है तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओंकोजीन में। ओंकोजीन मीन्स ओंको का मतलब होता है, ओंको का मतलब होता है वो सेल जो कि कैंसर से रिलेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिवेशन से ट्यूमर सप्रेसर जीन और भी जितने होंगे वो सब इनएक्टिव हो जाएंगे और फिर फाइनली जो नॉर्मल सेल होगा वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो सेल्स होते हैं वो ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूमर्स दो तरीके के होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड बिनाइन ट्यूमर्स, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर्स के लिए इतना ही समझिए। अब हम लोग समझते हैं कार्सिनोजेंस को, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, जैसे माइटोजेंस थे वो माइटोसिस को इंक्रीज कर रहे थे, कार्सिनोजेंस वो एलिमेंट होते हैं जो कि कैंसर्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड को समझे तो ये लीवर कैंसर को इंक्रीज करता है। अल्फा हेक्साक्लोरोहेक्सेन ये लीवर को मतलब इंक्रीज लीवर कैंसर के हैजर्ड को बढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अलग अलग तरीके के कैंसर्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे अनलीडेड गैसोलीन किडनी कैंसर को इंक्रीज करता है। सोडियम सैकराइन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर को इंक्रीज करता है, ठीक। सो दिस ऑल आर द कार्सिनोजेंस। if it is present in your diet then it's going to be harmful for your body because it can convert your normal cell into a cancerous cell. So be aware and regularly check your diet with the help of several doctors, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, एक मिनट। तो माइटोसिस में बस इतना ही है, ठीक है। माइटोसिस में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ए माइटोसिस के बारे में, ठीक है। ए माइटोसिस एक अलग प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।